पचमढ़ी में होगी शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक। बस से सीएम के साथ पूरा मंत्रिमंडल पचमढ़ी पहुंचा। मिशन 2023 को लेकर तैयार होगा रोडमैप। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं, भोपाल में बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। कोयला संकट दूर करने पर हुई चर्चा। सीएम बघेल ने दिलाया भरोसा, कहा गुल नहीं होने देंगे राजस्थान की बत्ती। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन निरस्त। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से निवेशकों ने आने में जताई असमर्थता। 4 अप्रैल से प्रस्तावित था ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। बालोद में सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन स्थगित। सीएम बघेल से मुलाकात के बाद फैसला। 11 में से 5 मांगों पर बनी थी सहमति। सर्व आदिवासी समाज ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया धन्यवाद। सूरजपुर में जिला अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर। शव वाहन नहीं मिला तो कंधे पर लेकर निकला पिता। इलाज के दौरान हुई थी मासूम की मौत। तेल गैस के बाद अब सेहत भी बिगाड़ेगी महंगाई। अप्रैल से पैरासीटामोल सहित 800 दवाइयां होंगी महंगी। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों ने किया हमला। राजधानी रियाद समेत 4 ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल से अटैक। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने खैरागढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गजों का नाम शामिल है। 27 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल इस लिस्ट में शामिल हैं। मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। बता दें, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और उनके साथ साथ 27 दिग्गजों के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बता दें, कल बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम था। तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और 27 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं। मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बने हैं। बता दें, कल बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जो है वो जारी की थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल किए गए थे। अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल शामिल किए गए हैं कांग्रेस की स्टार प्रचारक लिस्ट में और उनके साथ साथ 27 दिग्गजों के भी नाम इसमें लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कांग्रेस ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जो है स्टार प्रचारक बनाया है। तो यहाँ पर जो है दिग्गज नेताओं के बीच प्रचार देखने का मिलेगा, क्योंकि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां बड़ा दांव खेल रही है। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा बीते दिनों की यशोदा वर्मा के पक्ष में बड़ी शक्ति प्रदर्शन की गई और रैली निकाली गई। नामांकन से पहले बड़ी रैली निकाली गई। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रचार का जो दौर है वो जारी है और स्टार प्रचारकों की सूची भी अब जारी कर दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से दोनों ही दिग्गज पार्टी के नेता जुटते हैं और क्या कुछ
प्रचार प्रसार करते हैं और किस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं जिससे कि जो है खैरागढ़ उपचुनाव में खैरागढ़ उपचुनाव में जो सीट है जिस पर बीजेपी ने भी स्थानीय को मौका दिया है, कांग्रेस ने भी स्थानीय को मौका दिया है, तो अब देखना होगा कि किसकी जीत होती है। सुप्रिया, देखिए सीएम भूपेश बघेल ने यूपी के विधानसभा चुनावों में जमकर प्रचार प्रसार किया था, पब्लिक मीटिंग्स की थी। अब खैरागढ़ उपचुनाव में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खुद उनकी सरकार है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रचार से वाकई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यूपी का मुख्य पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया था, हालांकि नतीजे पक्ष में नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे उस प्रचार को देखते हुए कांग्रेस ने ही उन्हें अहम जिम्मेदारी दी थी। और अब छत्तीसगढ़ में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रचार के लिए जो है मुख्य जो स्टार प्रचारक है वो बनाया गया है, तो इससे वाकई में छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री खुद दावा करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जारी कर दी है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल किया गया है। सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मिशन 2023 की तैयारियों में सीएम भूपेश बघेल जुट गए हैं। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से हर विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। धरातल पर योजनाओं को देखा जाएगा और क्रियान्वयन किया जाएगा। सीएम लोगों से मिलकर फीडबैक भी लेंगे। बता दें, कमजोर परफॉर्मेंस वालों पर गाज भी गिर सकती है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, 2023 के मिशन को देखते हुए अब सीएम भूपेश बघेल खुद रण में उतरने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2023 को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये तैयारी कर रहे हैं और विधान सभावार पूरा जो दौरा है उनका रहने वाला है। जमीनी स्तर पर योजनाओं की जानकारी वो लेंगे। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के विभिन्न विधानसभावार जो क्षेत्र हैं उनका दौरा करेंगे और इसके अलावा जिला स्तर पर, जमीनी स्तर पर वो जानकारी लेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लोगों को जो है योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर लोगों से फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है तो उस क्षेत्र पर कार्य करने वाले जो जनप्रतिनिधि है उन पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी स्तर पर जानकारी लेंगे और जमीनी स्तर पर लोगों से मिलकर ये जानेंगे कि योजनाओं का क्रियान्वयन उनके क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं होगा तो वो जो कमजोर परफॉर्मेंस वाले जनप्रतिनिधि है उन पर गाज भी गिर सकती है। देखिए सुप्रिया, अब सीएम भूपेश बघेल खुद अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हर विधानसभा का दौरा शुरू कर देंगे, तो किन किन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर को देखा जाएगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको उठाया जाएगा? जी देखिए, अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र में उन्होंने जो जो वादे किए थे वो तमाम वादों को वो देखेंगे कि कौन कौन से वादे वहाँ पर जो है क्रियान्वयन किए गए हैं और नहीं किए गए हैं। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी मजदूर किसान भूमि न्याय योजना, ये तमाम जो योजनाएं है, राजीव गांधी गोधन न्याय योजना, ये तमाम योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर जाकर के वो जमीनी हकीकत जानेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से सीधे चर्चा भी कर सकते हैं और चर्चा करके भी जान सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के काम हो रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ सरकार के कामों को कैसे देखते हैं, ये जानकारी भी वो जनता से ले सकते हैं। इसके अलावा वो जनता से ये भी जानेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से जानेंगे और उसके बाद कमजोर परफॉर्मेंस वाले जनप्रतिनिधियों पर गाज भी गिरने की संभावना है। जी देखिए, बिल्कुल मिशन 2023 की तैयारियों में खुद सीएम भूपेश बघेल उतर चुके हैं। हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी हम आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बता दें कि एक तरह से अब सीएम भूपेश बघेल रण में उतर चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल जारी है। 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल करेगा संगठन। छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल का असर दिखाई देगा और छत्तीसगढ़ के कुछ व्यापारिक संगठनों ने हड़ताल को समर्थन दिया है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जाएगी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, कौन सी 12 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल की जाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए ट्रेड यूनियनों का हड़ताल है और हड़ताल केंद्र सरकार के खिलाफ है, क्योंकि वो काफ़ी मांगों को लेकर के हड़ताल करने वाले हैं। पहले तो ट्रेड यूनियन जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं और 12 सूत्रीय उनकी मांग है। 28 और 29 मार्च को जो है उनका प्रदर्शन है और तमाम जो मांगे, पहले अगर हम उनकी मांगों की बात करें तो वो जो है लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि जो संसाधन है, जो सार्वजनिक संसाधन है, वो निजीकरण किया जाता है तो वो निजीकरण ना किया जाए। इसके अलावा वो श्रम कानून को जो है हटाने की मांग भी कर रहे थे। तो तमाम मांगों को लेकर के ट्रेड यूनियन का एक बड़े पैमाने पर हड़ताल है और केंद्र सरकार के खिलाफ वो मोर्चा भी खोलेंगे। तो सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 और 19 मार्च को उनकी हड़ताल है और 12 सूत्री मांगों को लेकर के वो हड़ताल करने वाले हैं, तो काफी बड़ा प्रदर्शन उनका देखने को मिलेगा। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल का असर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के कुछ व्यापारिक संगठनों ने हड़ताल को समर्थन भी दिया है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि अब सुप्रिया, अगर हम 12 सूत्रीय मांगों में से मुख्य जो मांगे हैं उनकी बात करें तो वो कौन सी हैं? क्या उसकी कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस समय? जी देखिए, 12 सूत्री मांगों को लेकर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनका जो केंद्र सरकार जो लगातार सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण कर रही है वो एक मांग है। इसके अलावा श्रम कानून को वापस करने की मांग उनकी है। इसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी को लेकर के जो है ट्रेड यूनियन की मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो है मूल्य तय किए जाए। तो तमाम मांगों को लेकर वो 12 सूत्री मांग है और तमाम मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी हम आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और नगर निगम की तैयारियां इसको लेकर पूरी हो चुकी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम ने तेज वसूली की जो रफ्तार है वो तेज कर दी है। नगर निगम ने अब तक 145 करोड़ टैक्स की वसूली की है और 1 अप्रैल के बाद बकायेदारों की सूची जारी करेगा निगम। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रिया, अब बकायेदारों पर गाज गिर सकती है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बकायेदारों पर गाज गिर सकती है क्योंकि नगर निगम जो है वो बकायेदारों की सूची जारी करने वाला है और इसके अलावा ये भी जानकारी है कि 31 मार्च तक टैक्स पटाना अनिवार्य होगा। यदि टैक्स नहीं पटाया जाता है तो उन्हें सरप्लस पटाना अनिवार्य होगा। और अभी अगर हम निगम के दफ्तर की बात करें तो अभी नगर निगम के दफ्तर में भीड़ लगी हुई है। शनिवार रविवार अवकाश का दिन होता है, उसके बावजूद भी बकायेदारों के द्वारा वहाँ पर भीड़ लगाई जाती है क्योंकि टैक्स बाकी है और नगर निगम बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि 31 मार्च तक आप टैक्स पटाएं और अगर नहीं पटाएंगे तो 1 अप्रैल को उनकी सूची जारी कर ली जाएगी और उन पर गाज भी गिर सकती है। इसके अलावा बकायेदारों को सरप्लस भी 1 अप्रैल के बाद देना पड़ेगा। देखिए, जिन जिन बकायेदारों की सूची जारी की जाएगी उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सुप्रिया? देखिए, अगर बकायेदारों की सूची की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो उन बकायेदारों की सूची जारी की जाएगी जिन्होंने टैक्स नहीं पटाया है और उन बकायेदारों को लेकर के ये भी बात कही जाएगी कि उन्हें सरप्लस भी देना होगा, यानी कि अतिरिक्त टैक्स उन्हें भरना पड़ेगा। इसके अलावा नगर निगम यानी कि उन्हें जो है अब कार्रवाई करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां कोल संकट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। रायपुर पहुंचे सीएम गहलोत का मुख्यमंत्री बघेल ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की पूरी जनता इंतजार कर रही है कि कब छत्तीसगढ़ की जनता हमें परमिशन दे। वहीं सीएम बघेल ने आश्वासन देते हुए कहा कि राजस्थान की बत्ती गुल नहीं होने देंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि जो कोयला खदान मिली है वो भारत सरकार से मिली है और उस मांग के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। खदान अलॉटमेंट के बाद पर्यावरण और गाइडलाइन को भी पूरा करना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण और स्थानीय लोगों की मांग से कभी समझौता नहीं किया। इस मामले में नियम अनुसार कार्रवाई होगी और नियम अनुसार खदानों का संचालन भी होगा। वहीं इसके अलावा अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। साथ ही फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फर्जी एनकाउंटर और ईडी छापे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज तो मैंने कहा राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ हम आए यहाँ पर क्योंकि पूरा प्रदेश संकट में है और बहुत चिंतित भी है क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर। मेन बात ये है। राजस्थान में कितने दिनों का कोयला बचा होगा? हमें तो अभी अगर ये आप अलाउ भी करते हैं तो 2 महीने लगेंगे जो खदान को
काम लेने के अंदर। अभी तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं अपना। बड़ा संकट की घड़ी है वहाँ पर हमारे यहाँ। तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। कि 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट के वो बंद हो जाएंगे। तो हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खुद को आना पड़ा यहाँ पर। क्षेत्र के जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई होगी और जो प्रचलन में है और नियमानुसार ही खदानों का संचालन होगा और इसमें किसी प्रकार के कोई नियमों का कहीं उल्लंघन भी नहीं होगा। नियमों का पूरा पालन करते हुए राजस्थान सरकार को कोयला आपूर्ति और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, इसको भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अलॉटमेंट का अधिकार केवल भारत सरकार को है। हमको भी अलॉटमेंट हुआ तो भारत सरकार ने हमको दिया। हमारे खदान जरूर हैं, कोयला हमारे प्रदेश में है, लेकिन अलॉटमेंट हम नहीं करते, भारत सरकार करती है। जो तो संपत्ति भारत की कोल बेरिंग एक्ट के तहत ही ये संचालित होता है। तो उसने छत्तीसगढ़ में राजस्थान को जहाँ अलॉट किया हुआ है, महाराष्ट्र को अलॉट किया हुआ है, अन्य प्रदेशों को भी अलॉट हुआ है, तो उन राज्यों में वहाँ से कोयला जाता ही है। रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम बघेल ने करीब 2 घंटे तक आदिवासी नेताओं से चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम ने आदिवासियों की मांग पर एक से 2 महीने में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं सीएम से मुलाकात करने के बाद सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष सरजू टेकाम ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दिया और कहा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हमारे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। साथ ही सीएम से मुलाकात पर कहा कि सीएम से बातचीत सकारात्मक रही और 11 में से 5 मांगों पर सहमति बन गई है। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलने के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके साथ मुलाकात की। काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। किन किन मांगों पर सहमति बनी है और किन पर नहीं बनी है और क्या संतुष्ट हैं कि नहीं सर्व आदिवासी समाज के नेता, उनसे बातचीत करते हैं। सरजू टेकाम जी हैं उपाध्यक्ष। बातचीत हुई, सहमति बनी, कुछ मांगों पर संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। कुछ मांग स्पष्ट रूप से सहमति बनी और कुछ में अभी कानूनी प्रक्रिया की वजह से बोले कि इस पर जांच हो रही है। और जैसे वो सारकेगुड़ा वाला मामला जो पटल में आ गया है, विधानसभा सत्र के पटल में, तो उसके एक ठने बोले कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने फिर दायर कर दिया है, तो वो सीबीआई को दिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो राज्य सरकार उस निर्णय का इंतजार कर रही है। बोले कितना वक्त आप लोगों ने लिया है अभी तो कम से कम पेशा कानून में तो बोले कि 1 माह लगेगा। 1 माह के अंदर में उसको लाने का, धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करूंगा करके बताएं। 1 महीना मुख्यमंत्री ने कहा, 1-2 महीने में आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। हाँ, ऐसी बात बनी। 1-2 अभी क्या आंदोलन आप लोग फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, वहाँ पे समाप्त करेंगे? अभी तो समाप्त करने की स्थिति में है, लेकिन अभी जाके साथियों से पूरा हम नहीं, बहुत अच्छा कवरेज किया और हमको हमारी एक आंदोलन का एक पहचान बना दिया राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को भी। वो कह रहे हैं अपने आंदोलन को अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं कर रहे हैं, 1 महीने तक इंतजार करेंगे। अगर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई तो वो वापस फिर से सड़क पर उतर सकते हैं। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। खबर भिलाई से है, जहां निगम की सामान्य सभा में हंगामे के बीच 2 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। जमीन आवंटन और सेक्टर 5 गार्डन में बनने वाले रीडिंग बुक के लिए टेंडर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान विपक्षी बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। वहीं विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही सभापति पर मनमानी का आरोप भी लगाया गया। विपक्षी पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने जमीन आवंटन मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर नियम के मुताबिक चर्चा की गई है। भिलाई नगर निगम में जितनी भी योजनाओं से संबंधित भूखंड है, उनको लेकर एक 293 प्रकरण
का प्रकरण विगत कई वर्षों से लंबित है। उन प्रकरणों में भी नगर निगम की आय प्रभावित होती है। आज तक उन प्रकरणों से कोई भी किसी प्रकार का कोई कर नगर निगम नहीं वसूल पाया है। निश्चित रूप से 293 प्रकरण जो हैं वो इसी शहर के लोगों को प्रभावित करते हैं और उस पर भी निर्णय बहुत जल्दी आएगा और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। शासन से भी उसमें कुछ गाइडलाइन आई है, हाई कोर्ट से भी उसमें कुछ निर्देश मिला है। उन सबके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन वो एक अलग विषय है। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों को दी जाने वाली गर्मी की छुट्टियों में कटौती की है और इस दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना लक्ष्य तय किया गया। प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन की कटौती कर दी गई है और शिक्षा सत्र को 14 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। शिक्षा विभाग में उप संचालक AN बंजारे ने कहा कि इस दौरान छात्रों को प्रत्येक विषय की 1 घंटे की पढ़ाई करवाई जाएगी। उप संचालक AN बंजारे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्य राजपूत ने। हमारे साथ उप संचालक AN बंजारे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहली सवाल कि आज आप लोगों ने क्लास का टाइम भी बदला है और समय भी कटौती की गई है, उसमें आप क्या क्या गतिविधियां कराएंगे? देखिए, गर्मियों को देखते हुए बच्चों के हित में प्रातःकाल में स्कूल लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, पर जो पढ़ाई का समय वही रहेगा कि 7:30 से 11:30 बजे का उनका रखा गया है, तो वो उसमें पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल सत्य है कि अभी जो 2 साल में जो घटनाएं घटी हैं, तो हमारे राज्य के क्या पूरे विश्व में ये स्थिति है कि बच्चों में पढ़ने लिखने का ह्रास हुआ है। ये हम लोग ये हमारे रायपुर ज़िले में हम ये कर रहे हैं कि काम के घंटे को यानी पढ़ने की घंटे को बांटा गया है कि लगातार 1 घंटा आप उनको हिंदी का ही हम उनको प्रैक्टिस कराएंगे, इमला लिखाएंगे और उनको जांचेंगे। दूसरे घंटे में हम गणित का और तीसरे घंटे में अंग्रेजी का समय बढ़ा दिया गया और उसको लगातार उसकी प्रैक्टिस कराना है बच्चों को। और इंटरवल के बाद फिर उन्हीं जो पढ़ाया गया तो बच्चों से पूछना है कि उनको कितना समझ में आया। तो ये प्लान हम लोग हमारे रायपुर ज़िले के लिए उसको कर रहे हैं ताकि बच्चा कम से कम ये अपनी भाषा पढ़ना लिखना बोल सके, इसी प्रकार से गणित के अंकों और जोड़ना घटाना जान सके और अंग्रेजी के शब्दों को भी पढ़ना और लिखना जान सके। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अब यही देखना है कि जो तरीका अपनाए गए हैं वो कितना सफल होता है। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। रायगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां भगवान शिव को पेशी के लिए तहसीलदार दफ्तर जाना पड़ गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। भगवान शिव की पेशी, तहसीलदार ने दिया नोटिस। आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भक्तों की टोली। यह नजारा रायगढ़ का है, जहां भगवान शिव को अपना बसेरा यानी मंदिर छोड़ चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना पड़ा। दरअसल भगवान शिव को नायब तहसीलदार ने नोटिस जारी कर पेशी के लिए बुलाया और नहीं पेश होने पर जुर्माना और जमीन से बेदखल करने की चेतावनी दी। चौंकिए नहीं, हम बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। यह पूरा मामला रायगढ़ नगर निगम वार्ड नंबर 25 में आने वाले कौहा कुंडा क्षेत्र का है। दरअसल बीते दिनों नायब तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें भगवान शिव का भी नाम शामिल था। आज तो हद ही हो गई हमारे हिंदू समाज के, जो भगवान को यहाँ पेशी में आना पड़ा। आगे क्या चाहते हैं इसमें? आगे हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच अच्छे से करें और ये जो नोटिस दिया गया है गलत है, इससे हमको मुक्त करें। तहसीलदार दफ्तर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि करीब 25 साल से लोग वहां पर रह रहे हैं और कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। लोगों का आरोप है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों हम लोगों का नोटिस जारी हुआ कि अपने मकान बना रहे हैं, कार्यरत हैं, उसका कारण बताओ नोटिस, जबकि हमने कोई मकान नहीं बना रहा है, हमने कोई अभी निर्माण कार्य जारी नहीं है, फिर भी हमको कारण बताओ ये नोटिस जारी किया गया है। कितने साल से आप लोग वहाँ पे रहते हैं? हम 20-25 साल से निवास कर रहे हैं, 40-50 साल से निवास कर रहे हैं। क्या नोटिस जारी हुआ है आपको? नोटिस ये जारी हुआ है कि आपको कार्यरत पाया गया है मकान बनाने का और इसका कारण बताओ नोटिस या तो 10,000 रुपये जुर्माना। कब जारी हुआ था नोटिस? अभी 1 सप्ताह पहले करीब। फिलहाल अधिकारी के नहीं होने पर भगवान शिव समेत नोटिस पाए 10 लोगों की पेशी नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। रायगढ़ से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए प्रेम नारायण मौर्य की रिपोर्ट।